मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। आश्रम की मोटी मोटी दीवारों के पीछे जो दिखाई देता है वह भक्ति है, शांति है, साधना है। लेकिन जो नजर नहीं आता, असली कहानी वहीं छिपी होती है और यहीं से इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है। एक बेटी बिस्तर पर बैठकर भगवान का नाम जप रही है। लोग उसे साध्वी मानकर चरण छू रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। बाहर से देखने वाला यही समझता है कि सब कुछ पवित्र है, सब कुछ साफ है, मगर अंदर का खेल बिल्कुल अलग चल रहा होता है। इसी आश्रम के भीतर एक रिश्ता पल रहा था जिसे नाम दिया गया था गुरु और शिष्य का। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलनी शुरू हुईं, सच्चाई सामने आई कि वह कोई गुरु नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसने उसे जन्म दिया था, उसका अपना पिता। यही खुलासा पूरी कहानी को पलट देता है। गुरु अगर बेटी जैसी शिष्या को आशीर्वाद दे तो समाज आंख मूंद लेता है, लेकिन वही हाथ जब पिता के निकलें तो सवाल उठना तय है। और यहीं से शक की पहली सुई चुभती है। शुरुआत बहुत साधारण थी। एक आम परिवार, ट्रक चलाने वाला पिता, धार्मिक सोच वाली माँ और एक छोटी बच्ची जो बचपन से भजन गाने में आगे थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी, घर में पैसों की कमी थी, लेकिन भक्ति का माहौल बना रहता था। माँ के जाने के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए। यही वह मोड़ था जब पिता ने बेटी को सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि एक रास्ता समझना शुरू कर दिया, ऐसा रास्ता जो जिंदगी बदल सकता था। गांव मोहल्ले में जब वह भजन गाती तो लोग तारीफ करते। यही तारीफ धीरे धीरे पहचान बनी और पहचान से एक विचार जन्मा, अगर इसे साध्वी बना दिया जाए तो लोग और ज्यादा सुनेंगे। यहीं से साध्वी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। छोटी उम्र में भगवा वस्त्र, बड़ी बड़ी बातों की ट्रेनिंग, कथा कैसे सुनानी है, कहां ठहरना है, कब भावुक होना है, सब सिखाया गया। पिता हर समय साथ रहा, कभी गुरु बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर। जैसे जैसे कथाएं बढ़ीं, भीड़ बढ़ती गई। भीड़ के साथ पैसा भी आने लगा। पहले छोटी दक्षिणा, फिर मोटी रकम, फिर गाड़ियों में बुलावे, बड़े मंच। यहीं से शोहरत का खेल शुरू हुआ। लोग कहते थे लड़की अलग है, उसके शब्दों में ताकत है, भजनों में जादू है। पिता हर मंच, हर यात्रा, हर बुलावे में साथ रहता। लेकिन अब वह सिर्फ पिता नहीं था, वह मैनेजर बन चुका था। वही तय करता कहां जाना है, कितने दिन रुकना है, कितनी रकम लेनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं। बेटी मंच पर बोलती थी, पर पीछे से हर फैसले की डोर उसी के हाथ में थी। धीरे धीरे वह मालिक बन गया। आश्रम बना, कुटिया बनी, बड़े बड़े लोग आने लगे, तस्वीरें खींचने लगीं, बड़े नाम साथ बैठने लगे और वहीं तस्वीरें पहचान बन गईं। लोग कहते, देखो कितनी पहुंच है, कितनी पहचान है। पिता को यही पहचान सबसे प्यारी लगने लगी, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर से आश्रम के मुखिया बनने का सफर उसने अपनी आंखों से देखा था। इस सफर में बेटी उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब एक पुराना वीडियो अचानक सामने आया। वीडियो नया नहीं था, बस वक्त अलग चुना गया था। उसमें वही पिता और वही बेटी एक कमरे में थे। बाहर वालों को वह दृश्य कुछ और ही कहानी सुना रहा था। बेटी ने सफाई दी, मुझे ढांढस बंधाया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था। लेकिन जिसने भी वीडियो देखा, उसके मन में सवाल जरूर उठा, क्योंकि दृश्य किसी भी एंगल से सामान्य नहीं लगता था। यहीं से बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। वीडियो वायरल हुआ, बातें फैलीं, आश्रम में हलचल मच गई। सफाई का दौर शुरू हुआ। बेटी कैमरे के सामने आई, बोली, अग्नि परीक्षा दूंगी, खुद को साबित करूंगी। लेकिन शब्द जितने मजबूत सुनाई देते थे, उतने लगते नहीं थे। हर सफाई के पीछे पिता की मौजूदगी साफ नजर आती थी। वह बगल में खड़ा इशारों से दिशा देता दिखता था। और यही बात लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। शक की सुई अब तेजी से घूमने लगी। जब सवाल सिर्फ बाहर वालों के हों तो उन्हें टाला जा सकता है, लेकिन जब सवाल अंदर से उठने लगें तो मामला गहराने लगता है। यही वह मोड़ था जहां लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। अब मामला सिर्फ वीडियो या सफाई तक सीमित नहीं रहा था। हर हरकत, हर मिनट, हर फैसला शक के घेरे में था। इसी बीच अचानक खबर आई कि साध्वी की तबीयत खराब है। शुरुआत में इसे हल्के में लिया गया, जैसे रोजमर्रा की बात हो। कहा गया, जुकाम है, गला खराब है, थकान है, कथा से लौटी है, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन यही वह पहला बिंदु था जहां कहानी की टाइमलाइन बदलने लगती है और यहीं से आगे की परतें खुलनी शुरू होती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति
अलग अलग समय बता रहा था। कोई कहता दोपहर में परेशानी शुरू हुई, कोई कहता शाम को हालत बिगड़ी, तो कोई कहता कथा से लौटने के बाद कमजोरी महसूस हुई। इसी उलझी हुई टाइमलाइन ने सबसे पहले सवाल खड़े किए। कहा गया कि साध्वी को शुरुआत में हल्का जुकाम था। अब जुकाम जैसी सामान्य बात में लोग चाय लेते हैं, दवा खाते हैं या आराम करते हैं, लेकिन यहां सीधे इंजेक्शन की बात सामने आती है और यहीं से कहानी अजीब मोड़ लेती है। न कोई डॉक्टर मौजूद बताया गया, न कोई पर्ची, न कोई जांच। बस कहा गया कि एक कंपाउंडर को बुलाया गया जिसने आकर इंजेक्शन लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, जुकाम के लिए इंजेक्शन क्यों? और वो भी तब जब आसपास बड़े अस्पताल मौजूद थे, नामी डॉक्टरों से संपर्क था। फिर भी बाहर से एक कंपाउंडर को बुलाया गया। बताया जाता है कि उसका आश्रम में पहले से आना जाना था, यानी वह नया नहीं था। अगर ऐसा था तो उसे इतनी छूट क्यों थी कि बिना डॉक्टर के निर्देश के इंजेक्शन लगा सके? कौन सा इंजेक्शन था, कितनी मात्रा थी, किसी को पता नहीं। और यहीं शक की सुई और तेज हो जाती है। जिस समय इंजेक्शन लगाया गया उसके कुछ ही देर बाद हालत तेजी से बिगड़ने की बात सामने आती है। फिर कहा गया कि साध्वी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां भी फैसला चौंकाने वाला था। पास में बड़े अस्पताल थे, रास्ते में मेडिकल सेंटर थे जहां तुरंत इलाज मिल सकता था। इसके बावजूद दूर के एक अस्पताल का चुनाव किया गया और वह भी निजी गाड़ी से। आखिर ऐसा रास्ता क्यों चुना गया जहां पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और बेहतर विकल्पों को नजरअंदाज किया गया? अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों के अनुसार हालत बेहद गंभीर थी। लगभग प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने सीपीआर दिया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डॉक्टरों ने आगे की प्रक्रिया की सलाह दी, जो ऐसी स्थितियों में जरूरी मानी जाती है, लेकिन यहां उससे इनकार कर दिया गया। पिता ने मना कर दिया। आमतौर पर जब कोई अपने करीबी को खो देता है तो सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन यहां जल्दबाजी में फैसले लिए गए और यही जल्दबाजी आगे चलकर सवाल बन गई। इसी दौरान साध्वी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट सामने आती है। सब कुछ सामान्य था, निधन प्राकृतिक था। सवाल उठता है कि जब अस्पताल में यह सब चल रहा था तब पोस्ट किसने डाली? पहले गोलमोल जवाब मिले, फिर पिता ने खुद कहा कि पोस्ट उन्होंने अपने ड्राइवर से करवाया था। कैमरे के सामने उनकी आवाज लड़खड़ाती है। कुछ पल के लिए वे खुद उलझ जाते हैं, फिर बयान बदलते हैं। सोचिए, जब बेटी की हालत नाजुक थी, उसी वक्त ड्राइवर से पोस्ट लिखवाना। यह भावुक पिता का फैसला कम और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा लगता है। इसके बाद बयानों में विरोधाभास बढ़ता जाता है। कहीं अचानक हालत बिगड़ने की बात, कहीं पहले से कमजोरी की, कभी इंजेक्शन जरूरी बताया जाता है, कभी साधारण जुकाम। टाइमलाइन बार बार बदलती है, शब्द बदलते हैं और जांच की दिशा एक तरफ मुड़ती चली जाती है। अब हर सवाल का सिरा पिता की तरफ जाता दिखता है। कंपाउंडर को बुलाने से लेकर अस्पताल चुनने तक, पोस्ट से लेकर बयान तक, जांच आगे बढ़ती है और रिपोर्ट्स में शरीर की अंदरूनी हालत को लेकर गंभीर बातें सामने आती हैं। बताया जाता है कि पेट और आंतों की स्थिति असामान्य थी, जैसे शरीर ने अचानक भारी दबाव झेला हो। यह कोई सामान्य जुकाम जैसी स्थिति नहीं लगती। असर अचानक और तेज बताया जाता है। मिनटों में सब कुछ बदल जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी बीच वही कंपाउंडर जिसने इंजेक्शन लगाया था अचानक गायब बताया जाता है। न फोन उठता है, न कोई ठिकाना मिलता है। अगर वह सिर्फ मदद के लिए आया था तो सामने क्यों नहीं आता? आश्रम की गतिविधियों पर भी नजर जाती है। कहीं कैमरे हटाए गए, कहीं रिकॉर्डिंग गायब, कुछ हिस्सों में अंधेरा। अगर सब साफ था तो कैमरों से डर क्यों? धीरे धीरे जांच सिर्फ एक दिन की घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे सफर को जोड़ा जाता है। बचपन से साध्वी बनने तक, शोहरत से उस आखिरी दिन तक। हर फैसला, हर कदम, हर बयान मिलाकर देखा जाता है। तस्वीर साफ होने लगती है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई फैसलों का परिणाम हो सकता है। कोई सीधे आरोप नहीं लगाता, लेकिन सवाल एक ही दिशा में इशारा करते हैं। रिपोर्ट्स में झोल है, टाइमलाइन में फर्क है, बयानों में बदलाव है, और यही फर्क किसी भी मामले को पलटने के लिए काफी होता है। अब सबकी नजर इसी पर है कि सच सामने आया तो क्या होगा? क्या सालों में बनी छवि टूट जाएगी? क्या खड़ा किया गया साम्राज्य हिल जाएगा? फिलहाल जांच जारी है, कागज आगे बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स जुड़ रही हैं, हर दिन नई परत खुल रही है।
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो सवाल उठ चुके हैं वे दबने वाले नहीं। सच देर से सही, लेकिन सामने आता जरूर है, और जब आएगा तो बहुत कुछ बदल देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।